ताम्रपाषाण काल। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों के साथ साथ पाषाण का भी उपयोग किया है, उस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों के रूप में प्रयुक्त किया गया था वह तांबा ही थी। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में किया गया था। ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, आहार एवं गिलुंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कायथा और एरण, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत हैं। मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति का एक विलक्षणता है वहाँ की कि मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण कालीन मृदभांडों में सबसे उत्कृष्ट माने जाते हैं। सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं। जहाँ उत्खनन हुए हैं वे स्थल हैं अहमदनगर में जोरवे, नेवासा तथा दायमाबाद। पुणे में चंदोली, सोनगांव एवं इनाम गांव आदि स्थल सभी जोरवे संस्कृति से संबंधित है। जोरवे संस्कृति फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे दईमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा दईमाबाद था। आहार का प्राचीनतम नाम ताम्बुवती था, अर्थात तांबा वाली जगह। इस संस्कृति का काल 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच रखा जाता है। गिलुंड इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता था। यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं। इस काल के लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नावदा टोली में भी पाए गए हैं। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत के अन्य किसी भी स्थान से नहीं मिले हैं। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। दईमाबाद की ख्याति भारी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। इनमें से कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव परिलक्षित होता है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद थी और खाई से घिरी हुई थी। ताम्रपाषाण काल के लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। इसके अतिरिक्त इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले आदि कारीगर के प्रमाण मिलते हैं। इस काल के लोग संस्कारों और धार्मिक संप्रदाय के बारे में कुछ आभास नहीं हमको मिलता है। महाराष्ट्र के लोग मृतकों को अस्थि कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में दफना दिया करते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे तथा वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। इस काल में सामाजिक असमानता प्रारंभ हो चुकी थी। तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं हैं। कुछ तो प्राक हड़प्पा कालीन है, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है तथा कुछ हड़प्पातर काल की हैं। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का महत्व। सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले एवं मृद भांडों का प्रयोग करते थे। चित्रित मृद भांडों का सर्वप्रथम प्रयोग ताम्रपाषाण कालीन लोगों ने ही किया था। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था अलक्षित रूप से सही ताम्रपाषाण अवस्था में परिलक्षित होती है। अतः इन संस्कृतियों को नवपाषाण कालीन, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति नाम दिया गया है। मालवा एवं मध्य भारत में कायथा, एरण की बस्तियां ताम्रपाषाण काल की सबसे प्राचीनतम बस्ती है। पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां बाद की मालूम प्रतीत होती है। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण कालीन लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांवों को बसाया था। मध्य प्रदेश में कायथा एवं एरण की और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद थी। पश्चिमी भारत में संपूर्ण सेवाधान तथा पूर्वी भारत में आंशिक सेवाधान प्रचलित था। ताम्रपाषाण कालीन स्थलों में हल और फावड़ा भी पाया गया है। ताम्रपाषाण युग के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे तथा न ही नगरों में रहते थे, जबकि काशी युगीन अर्थात हड़प्पाकालीन लोग नगरवासी थे तथा उन्हें लेखन कला का भी ज्ञान था। सबसे बड़ी ताम्र नदी मध्य प्रदेश के गुनगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार तथा हथियार एवं 102 चांदी के पतले पत्थर प्राप्त हुए हैं। मालवा यहाँ से उत्कृष्टतम ताम्रपाषाण कालीन मृदभांड मिले हैं। नावदा टोली नर्मदा के किनारे स्थित है। यहाँ से इतने सारे अनाज मिले हैं जितने अन्यत्र कहीं नहीं मिले हैं। दाइमाबाद गोदावरी नदी पर स्थित था। यह सबसे बड़ी बस्ती थी। यहाँ से कलश समाधान मिला है जिनकी दिशा उत्तर दक्षिण थी। इनाम गांव, यहाँ पर किलेबंद बस्ती, हाथीदांत के प्रमाण, शिल्पकार, चूना बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले आदि के प्रमाण मिले हैं। महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति
का स्थल था जिसमें द्विस्तरीय निवास प्राप्त हुए हैं। कोटदीजी, आमरी, कालीबंगा, गणेश्वर ये सब भी हड़प्पा काल के पुरस्थल हैं और यहाँ से हमको हड़प्पा की पृष्ठभूमि प्राप्त होती है। कालीबंगा एवं बनावली प्राक हड़प्पाकालीन पुरास्थल हैं तथा ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थलों से थोड़े बहुत उपकरण प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण बस्तियों के लुप्त होने का कारण अत्यल्प वर्षा या सूखा माना जाता है। ताम्रपाषाण संस्कृति मुख्य रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि पर ही आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता के साधारणतः 3 नामों से जाना जाता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति। इसमें से प्रत्येक शब्द की एक अपनी पृष्ठभूमि है। प्रारंभ में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा, तत्पश्चात मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तब यह सोचा गया था कि यह सभ्यता अनिवार्यतः सिंधु घाटी तक ही सीमित थी, अतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया। हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल का पता चला। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी नदी थी। दजला, फरात और नील नदी घाटी सभ्यताओं के समकालीन ये सभ्यता अपने विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया था। इस सभ्यता के अब तक लगभग 1500 से अधिक पुरास्थल खोजे जा चुके हैं तथा इसका क्षेत्रफल लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। अकेले गुजरात राज्य में इसके लगभग 600 से अधिक पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। विभाजन से पूर्व उत्खनित अधिकांश स्थल विभाजन के पश्चात 1947 में पाकिस्तान में चले गए थे। अपवाद स्वरूप 2 स्थल कोटला, निगर खान, रोपड़, सतलज नदी पर तथा रंगपुर, मादर नदी तट पर काठियावाड़ में स्थित भारतीय सीमा में शेष बच गए थे। सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। सिंधु सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व का विवादग्रस्त विषय है। यह सभ्यता आरंभ से ही विकसित रूप में दिखाई पड़ती है तथा इसका पतन भी आकस्मिक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में कुछ भी इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल ने किया। उन्होंने 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व निर्धारित की। रेडियो कार्बन 14 पद्धति जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा संस्कृति की तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, जो सर्वाधिक मान्य प्रतीत है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता लगभग 400-500 वर्ष तक विद्यमान रही, अर्थात 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य अपने परिपक्व अवस्था में रही होगी। सिंधु सभ्यता का विस्तार। इस सभ्यता के अब तक पाकिस्तान, भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र आदि भागों में इसके पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में मकरान समुद्र तट से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के में मेरठ तक विस्तृत था। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत्त कांगेंडोर, बलूचिस्तान, सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल मांडा, जम्मू में तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद में है। इस त्रिभुजाकार क्षेत्रफल का क्षेत्रफल लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता के विस्तार के आधार पर ही स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की 2 जुड़वा राजधानियां बताया था। सिंधु सभ्यता के निर्माता। हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता के निर्माताओं या प्रवर्तकों के संबंध में हमारी जानकारी बहुत अत्यल्प है। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां मिश्रित थी: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरी, अल्पाइन, मंगोलाइड। आमतौर पर यही धारणा है कि मोहनजोदड़ो के लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। किसी प्रजाति विशेष द्वारा सिंधु सभ्यता के प्रवर्तन या संस्थापन करने के संबंध में इतिहास एवं पुरातत्वविदों के बीच में बहुत मतभेद है।